अध्याय 8 बुद्ध की विस्की। शराब एक जटिल विषय है। बुद्ध शराब नहीं पीते थे, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भिक्षुओं और यहाँ तक कि 9 सिखियों के लिए उनके नियमों में नशीली मदिरा पूरी तरह से वर्जित थी। ये उन कुछ जगहों में से एक है जहाँ बुद्ध भोजन के बारे में वास्तव में बहुत सख्त हो गए थे और शराब की बुराइयों के बारे में काफ़ी विशिष्ट भी थे। उन्होंने इसके 6 गंभीर खतरों को रेखांकित किया: धन की कमी, झगड़े में वृद्धि, बीमारियों की एक पूरी श्रृंखला, अपयश, खुद को असुरक्षित या नग्न करना और बुद्धि का कमजोर होना। बुद्ध उस समय भी जानते थे कि टॉप शेल्फ मार्गरीटा की एक रात क्या गुल खिला सकती है। और हां, उन्होंने खुद को असुरक्षित या नग्न करने का जिक्र किया था। स्प्रिंग ब्रेक की ये परंपराएं आपकी सोच से कहीं अधिक पुरानी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। बुद्ध पूर्णतः ब्रह्मचारी भी बन गए थे और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यौन संबंध त्यागना होगा। लेकिन शराब पीने के बारे में विचार करने के लिए कुछ बातें हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, शराब की कैलोरी भी गिनी जाती है। कई मादक पेय कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं जो जल्दी से साधारण शर्करा बन जाते हैं, और शराब स्वयं सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर मेटाबोलाइज होती है और इस तरह इन छोटी सेल्यूलर फैक्ट्रियों को ज़रूरत से ज़्यादा काम करने पर मजबूर करती है। आपके खाने के तय समय के बाहर शराब पीना बुद्ध के आहार के उद्देश्य को विफल कर देगा। ये वैसा ही है जैसे आप आइसक्रीम संडे खा लें। दूसरा, बहुत से लोगों के लिए शराब भूख बढ़ाती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि शराब पीने के बाद लोग अधिक खाते हैं। आप एक बियर से शुरुआत करते हैं और अगली चीज़ जो आप जानते हैं वो ये कि आपके हाथ में चिप्स का कटोरा है। आप उस वाइन के गिलास के साथ कुछ पनीर और पटाखे ले लेते हैं या आप आइसक्रीम की ओर हाथ बढ़ाते हैं। जल्दी ही आप शराब और आइसक्रीम साथ में खा रहे होते हैं। पूरा आहार धरा का धरा रह जाता है। तीसरा, शराब वास्तव में हमारे निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देती है। संभवतः यही कारण है कि बुद्ध इसे पसंद नहीं करते थे और वे इसे वास्तव में नापसंद करते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि शराब का बार बार सेवन किया जाए तो ये नर्क में पुनर्जन्म का कारण बनेगी, जो कि उनके द्वारा दी गई सबसे कड़ी चेतावनी है। किसी भी आहार के लिए आपको विवेक का उपयोग करने की आवश्यकता है। नशे के प्रभाव में आप जो सबसे बुरा कर सकते हैं वो निश्चित रूप से अधिक खाना नहीं है, लेकिन ये सबसे आम हो सकता है। कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद अच्छे विकल्प चुनना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपने नियमित निर्धारित भोजन के दौरान भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अंत में, हम में से सबसे संयमित लोगों के लिए भी शराब अक्सर एक बड़े उत्सव का हिस्सा होती है, और वे उत्सव ज़रूरी नहीं कि शाम 6 या 7 बजे खत्म हो जाएं, जब आपका खानपान का समय समाप्त होता है। कम से कम अच्छे उत्सव तो नहीं। ये आहार पर टिके रहना कठिन बनाता है। यदि आपके साथ ऐसा है तो आप शराब को केवल उन विशेष अवसरों तक सीमित कर सकते हैं। जन्मदिन की खुशी में शैंपेन के गिलास को मना करना एक सामान्य मंगलवार की रात को मना करने की तुलना में बहुत कठिन है। आप इन देर रात के उत्सवों को सप्ताह के लिए अपना चीट डे यानी नियम तोड़ने वाला दिन बना सकते हैं। चीटिंग पर हमारा अगला अध्याय आने वाला है। ये सब कहने के बाद ये विश्वास करने का कुछ कारण है कि संतुलित मात्रा में शराब पीना स्वस्थ हो सकता है। कम से कम वाइन और अन्य पेय जिनमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं होते। बियर को सार्वभौमिक रूप से बुरा माना गया है, क्षमा करें। विशेष रूप से वाइन को इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने वाला पाया गया है, जो बहुत ज़्यादा चीनी खाने के मेटाबॉलिक तनाव का मुकाबला कर सकती है। हालांकि सावधान रहें, यदि आप रात में तनाव दूर करने के लिए 2 गिलास वाइन पी रहे हैं तो ईमानदारी से सोचना ज़रूरी है कि क्या शराब एक बैसाखी बन गई है। शराब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसका सहारा आप अपनी नसों को शांत करने के लिए लें। ठीक वैसे ही जैसे भोजन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी ओर आप तब झुकें जब आपका दिन दुखद या तनावपूर्ण रहा हो। बुद्ध ने अपने मन को शांत करने के लिए नशे के बजाय सजगता की वकालत की। वे चाहते थे कि हम जागें, न कि होश खो दें। इस पर कोई वास्तविक सहमति नहीं है कि कितनी शराब बहुत ज़्यादा है। हालांकि लगभग हर स्वास्थ्य प्राधिकरण इस बात से सहमत है कि आपको सीमाएं तय करने की आवश्यकता है। प्रत्येक देश का स्वास्थ्य विभाग एक अलग सिफारिश करता है और इसमें बहुत विविधता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं के लिए अमेरिका का दिशा निर्देश फिनलैंड की तुलना में 4 गुना और जर्मनी की तुलना में 2 गुना अधिक है, जो कि शराब से पूरी तरह से परहेज करने वाले राष्ट्र नहीं हैं। और विडंबना ये है कि कुछ सबूत हैं कि ये दिशा निर्देश वैसे भी पूरी तरह से प्रतिकूल हैं। एक हाल ही के अध्ययन में जब छात्रों को विभिन्न पेयों की अल्कोहल की सटीक मात्रा बताई गई तो उनमें से लगभग 90% ने उस जानकारी का उपयोग अपने उपभोग को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि सबसे अधिक नशीले पेय को चुनने के लिए किया ताकि वे जल्दी से नशे में हो सकें।
और उन्हीं शोधकर्ताओं ने पाया कि चाहे छात्रों को राष्ट्रीय दिशा निर्देश पता हो या नहीं, 77% महिलाओं और 100% पुरुषों ने कहा कि वे इतना पीते हैं जितना वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानते थे। हम सभी को अपना मध्यम मार्ग खोजना होगा। कुछ के लिए ये केवल विशेष अवसरों पर पीना हो सकता है, दूसरों के लिए ये कुछ और होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। विशेष अवसर हो या ना हो, हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने शराब के सेवन को प्रति सप्ताह 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक से ज़्यादा ना रखें। 2 ही क्यों? एक कारण ये है कि ये वो सीमा है जहां से शराब मापने योग्य नींद की समस्या पैदा करना शुरू कर देती है, और नींद के महत्व पर हमारा जल्द ही एक पूरा अध्याय आने वाला है। प्रति सप्ताह 1 से 2 ड्रिंक्स के आगे वैज्ञानिक पाते हैं कि आप जितना ज़्यादा पीते हैं, आप उतना ही कम सोते हैं। और एक स्टैंडर्ड ड्रिंक क्या है? आधिकारिक अमेरिकी परिभाषा 14 ग्राम शुद्ध अल्कोहल है, जो लगभग 12 आउंस बियर, 5 आउंस वाइन या विस्की या जिन जैसी कड़ी चीज़ों के एक सिंगल शॉट में होती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि आप एक पाइंट बियर या वाइन का एक लंबा गिलास लेते हैं, तो वो पहले से ही 1 से ज़्यादा गिना जाता है। आप अपने दोनों ड्रिंक्स एक ही रात में ले सकते हैं या उन्हें 2 रातों में बांट सकते हैं, बस इतना ही। आप पा सकते हैं कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये अभी भी बहुत ज़्यादा शराब और कैलोरी है, या आप पा सकते हैं कि आप अधिक बार पी सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका वजन कैसे कम हो रहा है। बुद्ध के आहार में हर चीज़ की तरह आपको इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि शराब आप पर और आपके शरीर पर कैसे प्रभाव डालती है, और उसी के अनुसार बदलाव करना चाहिए। लेकिन शुरुआत करने के लिए ये एक अच्छी जगह है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक विकल्प चुनना है और उस पर टिके रहना है। अभी चुनें। गैर मादक पेयों के बारे में क्या? बुद्ध ने इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहा। वास्तव में पेय तकनीकी रूप से उनके दोपहर के बाद न खाने के नियमों से मुक्त हैं। बेशक वे रेफ्रिजरेशन के दौर से पहले रहते थे। दूध के लिए गाय ढूंढनी पड़ती थी और जूस केवल तभी उपलब्ध होता था जब फल का मौसम होता था, और शायद बड़ी मात्रा में नहीं। बिना फैंसी जूसर के अपना खुद का जूस बनाना कठिन है। इन दिनों थाईलैंड में कुछ बौद्ध भिक्षु इस तरल खामी का फायदा उठा रहे हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम हुए हैं। शोधकर्ताओं ने वहां पाया कि कुछ पेयों में 4 सर्विंग राइस के बराबर कैलोरी हो सकती है। बहुत सारे भिक्षुओं द्वारा दोपहर भर मीठे सोडा और फलों का रस पीने से मोटापा और मधुमेह अब गंभीर समस्याएं हैं। बहुत सारे अध्ययन तरल कैलोरी को वजन बढ़ने से जोड़ते हैं, और अतिरिक्त चीनी वाले पेयों का आपकी कमर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको बुद्ध से भी ज्यादा सख्त होने की आवश्यकता है। पेय भी गिने जाते हैं। खाने की समय के बाद कैलोरी वाली कोई भी चीज़ न पिएं, और जितना हो सके मीठे पेय से बचें। बुद्ध और उनके भिक्षु प्रायः अधिकतर समय पानी ही पी रहे होंगे, और आपको भी यही करना चाहिए। पानी कैलोरी मुक्त है और स्वस्थ है, और हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। आज बौद्ध मंदिरों में पानी को अक्सर शुद्धता, स्पष्टता और शांति के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है। अपने शरीर को नियमित रूप से कुछ अर्पित करें। बिना चीनी की काली कॉफ़ी और सादी चाय में बहुत कम या बिल्कुल कैलोरी नहीं होती, इसलिए आप इन्हें किसी भी समय पी सकते हैं। फैंसी कॉफ़ी पेयों के साथ स्थिति काफ़ी बदल जाती है। स्टारबक्स ने किसी तरह समझदार वयस्कों को ये विश्वास दिला दिया है कि 20 आउंस का मिल्क शेक एक उचित स्नैक है। ये नहीं है। इन ड्रिंक्स में 500 से अधिक कैलोरी हो सकती हैं, जो एक छोटे भोजन के बराबर है, और इसमें से लगभग आधी चीनी से आती है, जो सबसे खराब है। ये आपके मेटाबॉलिज्म पर एक बड़ा बोझ है। इसे मिठाई की तरह मानें। क्या कोई बीच का रास्ता है, जैसे आपकी कॉफ़ी में थोड़ा सा दूध या चाय में थोड़ा शहद या चीनी? 1 आउंस दूध में 10 से 20 कैलोरी होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो स्किम्ड है या होल मिल्क। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग के प्रयोगों में घंटों के बाद किसी भी कैलोरी की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल शून्य। उन चूहों को सिर्फ पानी मिला था। हम नहीं जानते कि परिणाम क्या होते यदि उन्होंने पानी में थोड़ा दूध या चीनी मिलाई होती। इसलिए हम खाने के समय के बाहर पूर्ण मेटाबॉलिक विश्राम की वकालत कर रहे हैं। सबसे सुरक्षित तरीका अपनी चाय या कॉफ़ी को सादा लेना है। कैफीन पर विज्ञान थोड़ा मिला जुला है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, अन्य कहते हैं कि उतना अच्छा नहीं। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो इसे ना पीने का कोई ठोस कारण नहीं है। कुछ लोग पाते हैं कि ये उनकी भूख को कम करता है, जो आपके खाने के समय को बदलने के शुरुआती दिनों में मददगार हो सकता है। लेकिन यदि ये आपको रात में जगाए रखता है तो डीकैफ पर स्विच करें। याद रखें कि अच्छी नींद वजन कम करने में भी मदद करती है। इसलिए यदि कैफीन आपको जगाए रख रहा है तो आप अपने आहार को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। क्या बुद्ध डाइट सोडा पीते? वे डरावने लगने वाले अवयवों से भरे होते हैं, और हालांकि वैज्ञानिक अब कृत्रिम मिठासों से कैंसर होने के बारे में उतनी चिंता नहीं करते हैं, लेकिन वे हमारे मेटाबॉलिज्म को उन तरीकों से बाधित करते हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझते हैं। कुछ अध्ययन ये भी सुझाते हैं कि जो लोग डाइट सोडा पीते हैं वे अनजाने में कहीं और अधिक खाकर इसकी भरपाई करते हैं।
इसलिए वे शुरुआत में कैलोरी कम करने में प्रभावी नहीं हो सकते हैं। कई सौ वरिष्ठ नागरिकों के एक अध्ययन में पाया गया कि दैनिक डाइट सोडा की आदत वालों की कमर में 10 वर्षों में औसतन पूरे 3 इंच की वृद्धि हुई, जबकि परहेज करने वालों के लिए ये 1 इंच से भी कम थी। इन दिनों सबसे बड़ी चिंता ये है कि कृत्रिम मिठास ग्लूकोज असहिष्णुता पैदा कर सकती है, जिसका अर्थ है शरीर की सामान्य चीनी को संभालने की क्षमता को बाधित करना। क्योंकि वे हमारे पेट से बिना पचे गुजर जाते हैं, ये कृत्रिम मिठास सीधे हमारी आंतों में रहने वाले सभी अच्छे बैक्टीरिया के साथ संपर्क करते हैं। इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा कहे जाने वाले ये सूक्ष्मजीव हमारे पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं और मोटापे से लेकर मधुमेह तक हर चीज में भूमिका निभाते हैं, और किसी तरह मिठास उन्हें असंतुलित कर देती है। एक अध्ययन में पूरी तरह से स्वस्थ स्वयंसेवकों को सिर्फ 7 दिनों तक कृत्रिम स्वीटनर की अधिकतम अनुशंसित खुराक देने से उनके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मापने योग्य गिरावट आई। इसलिए हम बुध के आहार में इनसे दूर रहने का सुझाव देते हैं। जब सब कुछ विफल हो जाए तो कुछ चाय पिएं। वास्तव में आप चकित रह जाएंगे कि ये कितनी समस्याओं को हल कर सकती है। हम इसे बुद्ध की विस्की के रूप में सोचना पसंद करते हैं। पूर्णतः ब्रह्मचारी होने का क्या अर्थ है? उन्होंने स्वयं के साथ भी यौन संबंध नहीं बनाए।